I am Lokendra Kumar. Welcome you on my YouTube channel Electro Classes. In last lecture, we discussed about the numerical on AC series circuit. Now, today we lecture number 6. Today we have discussed about the resonance and resonance in series RLC circuit. तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि रेजोनेंस की जो डेफिनेशन है वो क्या है, हम रेजोनेंस किसको बोलते हैं। तो 2 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है कि डिफाइन रेजोनेंस। तो रेजोनेंस को अगर हम डिफाइन करें तो व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और सर्किट गेट मैच विद the supply frequency, the electrical circuit start resonating with maximum amplitude at that particular frequency. This condition is known as resonance. तो अगर आपको रेजोनेंस की डेफिनेशन लिखने के लिए आती है तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब इसको हम समझते हैं कि आखिरकार रेजोनेंस है क्या। तो रेजोनेंस अकर करने के लिए आपके पास सिस्टम में 2 या 2 से अधिक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये कह रहा है कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और सर्किट गेट मैच विद द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, द इलेक्ट्रिकल सर्किट स्टार्ट रेजोनेटिंग विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। दिस कंडीशन इज नोन एज द रेजोनेंस। मीन जब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी तो इलेक्ट्रिकल सर्किट आपका रेजोनेट करना स्टार्ट कर देगा विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अगर मैं दूसरी डेफिनेशन की बात करूं तो रेजोनेंस इज द कंडीशन ऑफ द सिस्टम व्हेन द आउटपुट ऑफ द सिस्टम इज मैच विद द इनपुट ऑफ द सिस्टम। दिस इज ऑल्सो नोन एज द रेजोनेंस। अब ये रेजोनेंस सीरीज सर्किट में कैसे अकर करता है, तो उसके लिए हम सर्किट बनाते हैं आरएलसी सीरीज सर्किट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रेजोनेंस अकर करने के लिए आपके पास 2 एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होने चाहिए। तो आप यहां देखिए, एक आपके पास इंडक्टर है और एक आपके पास कैपेसिटर है। अगर मैं आरएलसी सर्किट के लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो यहां अगर आपने रेफरेंस लिया है V, तो आपने देखा रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप, मान लीजिए कि ये ड्रॉप आपका कितना हो गया VR, इंडक्टर के अक्रॉस ड्रॉप VL और कैपेसिटेंस के अक्रॉस ड्रॉप VC है। तो रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप होगा, अगर हम इसको यहां करंट ले ले, ये क्या ले, करंट ले ले, दिस इज करंट। तो जो आपका ड्रॉप होगा VR, ठीक है ना, वो करंट के साथ सेम फेज में होगा। इंडक्टर में हमने प्योर इंडक्टिव केस में बताया था कि करंट आपकी 90 डिग्री लैग करती है, तो उस रेस्पेक्ट में जो वोल्टेज होगा वो 90 डिग्री लीड करेगा। कैपेसिटेंस के केस में करंट आपकी वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है, तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस वो 90 डिग्री लीड करेगा। अब अगर हम रेजोनेंस की कंडीशन को जस्टिफाई करें कि जो रेजोनेंस की कंडीशन है अगर इस सिस्टम में अप्लाई करें तो आपका सिस्टम कैसे ऑपरेट करेगा, तो मैंने बताया आपको कि रेजोनेंस इज द कंडीशन ऑफ द सिस्टम व्हेन द आउटपुट ऑफ द सिस्टम मैच विद द इनपुट। तो इनपुट हमारे पास क्या है, अप्लाइड वोल्टेज, और ये आउटपुट क्या है, करंट। अगर किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर आपकी सप्लाई करंट और वोल्टेज सेम फेज में आ जाए तो वो कंडीशन क्या होगी, आपकी रेजोनेंस की कंडीशन होगी। अब रेजोनेंस अकर करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर है और जो कैपेसिटर है, अगर वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में आपके इक्वल हो जाए, मीन वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस। अगर मैं यहां VL की वैल्यू लिखता हूं तो V की वैल्यू होती है I इंटू XL इज इक्वल टू I इंटू XC। I से I कैंसल आउट हो जाएगा, दैट्स विल XL इज इक्वल टू XC। हम यहां से कह सकते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर सिस्टम का जो रिएक्टेंस है
अगर वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल हो जाए तो ये कंडीशन क्या होगी, सीरीज सर्किट के लिए रेजोनेंस की कंडीशन होगी, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इन RLC सीरीज सर्किट। जब आपके सिस्टम में ये कंडीशन अकर करेगी तो क्या क्या कंडीशन अकर करेंगी, हमने RLC सर्किट के लिए इंपीडेंस स्टडी किया था, तो इंपीडेंस की वैल्यू थी Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। मीन अगर XL इज इक्वल टू XC होगा तो हम लिख सकते हैं XL माइनस XC इज इक्वल टू 0, दैट्स मीन Z इक्वल टू R। मीन जो इंपीडेंस है सिस्टम का वो R होगा और वो मिनिमम होगा। क्या होगा, मिनिमम होगा। अगर इंपीडेंस मिनिमम होगा तो करंट आपकी मैक्सिमम होगी। फाई इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि आपका सिस्टम रेजिस्टिव होगा, या हम कहें यूनिटी होगा, यूनिटी पावर फैक्टर पर ऑपरेट करेगा, यानी कि cos फाई की वैल्यू 1 होगी। तो ये सारी की सारी कंडीशन आपकी अकर करेंगे जब आपके सिस्टम में रेजोनेंस अकर करेगा इन सीरीज RLC सर्किट। अगर हम इसी कंडीशन को ड्राइव करते हैं तो यहां से हमारे पास बात आती है XL इज इक्वल टू XC। तो XL इज इक्वल टू XC करते हैं, ये किस कंडीशन में अकर करा, जब आपके सिस्टम में रेजोनेंस अकर करा। तो XL की वैल्यू होती है 2 पाई FL, यहां रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बन जाएगी FR। XC की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2 पाई FC, ये भी बन जाएगा FR। अगर आप यहां मल्टीप्लाई करते हैं तो FR स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर LC। अगर आप FR की वैल्यू निकालते हैं दैट विल बी 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन LC। तो ये जो कंडीशन आपके पास आई, ये आई है आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसको मैं बॉक्स में कर देता हूं जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। तो दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। FR क्या हो गया आपका, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर आपके सर्किट में रेजोनेंस अकर करेगा। तो क्वेश्चन आपका यहां से सिंपल सा आता है कि डिफाइन रेजोनेंस एंड ड्राइव द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर RLC सीरीज सर्किट। तो उसके लिए आपको ये सारी चीजें करनी होती है। चलिए, इसके बाद आता है आपका रेजोनेंस कर्व। तो हम रेजोनेंस कर्व किसको बोलते हैं, जब हम करंट ऑब्लिक पावर फैक्टर वर्सेस फ्रीक्वेंसी, मीन अगर हम करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में जो कर्व ड्रॉ करते हैं दैट कर्व इज नोन एज द रेजोनेंस कर्व। अब रेजोनेंस कर्व क्या है, ये आपका रेजोनेंस कर्व है, जो कर्व आपको शो की गए हैं ये अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस स्मॉल, रेजिस्टेंस की वैल्यू मीडियम और रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई। अब इससे क्या पता चल रहा है, इससे आपका जो कर्व है वो आपका कैसा पीक बना रहा है। अगर R स्मॉल है तो कर्व आपका शार्पली पीक्ड होगा। ठीक है जी। अब यहां से हमारे पास तीन रिलेशनशिप आते हैं, एक हमारे पास सप्लाई फ्रीक्वेंसी है F और एक आपके पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। अगर F इज इक्वल टू FR हो, पहली कंडीशन। अगर F ग्रेटर देन है FR, अगर F लेस देन है FR, तो सर्किट का बिहेवियर आपका कैसा होगा।
तो पहली कंडीशन तो यह है कि अगर आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है तो उस कंडीशन में रेजोनेंट अकर करता है। रेजोनेंस अकर करेगा तो सर्किट आपका रजिस्टिव की तरह बिहेव करेगा, सर्किट आपका रजिस्टिव की तरह बिहेव होगा। दूसरा, अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो हमें पता है एक्सएल इक्वल टू होता है 2 पाई एफ एल, ठीक है जी, और एक्सी होता है आपका 1/2 पाई एफ सी। अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी हाइयर है इसका मतलब एक्सएल की वैल्यू ज्यादा होगी, क्यों? एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सप्लाई फ्रीक्वेंसी के, and Xc is inversely proportional to the supply frequency. If the value of F is high, then X will be low. If F will be high, then XL is high and Xc will low. अगर XL हाई होगा और Xc लो होगा तो इंपिडेंस आपका इंडक्टिव बचेगा, क्योंकि Z इक्वल टू होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अगर एक्सएल की वैल्यू ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में एक्सएल माइनस एक्सी में से एक्सएल बचेगा, तो आपके पास इंपिडेंस बचेगा जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल। मीन इस कंडीशन में जो सर्किट होगा वो आपका इंडक्टिव की तरह बिहेव करेगा। तीसरा केस, अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी कम हो। थर्ड केस अगर हम देखें, अगर आपकी एफ लो है तो एक्सएल की वैल्यू लो होगी और एक्सी की वैल्यू हाई होगी। उस केस में आपका जो सर्किट बिहेव करेगा वो कैपेसिटिव की तरह करेगा। तो मेन 3 केस आपके पास बचते हैं। ये वाला जो केस है ये आपका इंडक्टिव हो गया, वो कैपेसिटिव, ये आपका रजिस्टिव केस हो गया, और दिस रेंज विल बी इंडक्टिव। अगर आपके सिस्टम का रेजिस्टेंस लो है इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपकी कर्व बन रहा है ये हाईली पीक्ड बन रहा है, शार्पली पीक्ड। इसका मतलब जो सिस्टम होगा वो हाईली सेलेक्टिव होगा। मीडियम के लिए ये रेंज आपकी बढ़ गई है, इसका मतलब लेस सेलेक्टिव होगा, और हाई के लिए आपका जो सर्किट होगा वो लेस सेलेक्टिव होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी हम बता सकते हैं कि हमारा सिस्टम कैसा होगा। चलिए, अब इसके बाद आता है बिहेवियर ऑफ आरएलसी सर्किट पैरामीटर। तो इसके लिए हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं कि किस तरीके से हमारा सिस्टम अकर करता है। ये हमने कोई कर्व बना लिया, क्वाड्रेंट्स बना लिए हैं। चलिए, ये एक्सेस जो है आपकी, ये एक्स एक्सेस हो गई, ये वाई एक्सेस हो गई। यहां हमने एक्स एक्सेस पे लेते हैं हम फ्रीक्वेंसी को, और जितने भी पैरामीटर्स हैं, अगर हम पैरामीटर की बात करें तो जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। इसका मतलब आर है, एक्सएल है, एक्सी है, जेड है और एक्सएल माइनस एक्सी। हमारे पास ये सारे पैरामीटर हैं, तो वाई एक्सेस जो है हमारे पास, यहां हम क्या क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं,
एक्सएल, एक्सी, जेड एंड एक्सएल माइनस एक्सी। अब देखिए, अगर हम रेजिस्टेंस को ड्रॉ करें तो रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है। अगर फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है तो वो क्या होगा, एक कांस्टेंट लाइन ड्रॉ करेगा जो आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ये आपका शो करेगा रेजिस्टेंस को, इसलिए हमने एक्स एक्सिस को क्या किया, इसके साथ पैरेलल में ड्रॉ किया। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट होगी। रेजिस्टेंस आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। हमारे पास कोई भी रिलेशनशिप ऐसा नहीं है जिससे हम ये बता सकें कि हमारे पास रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में कोई रिलेशन होता है। इसलिए अगर आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कितना भी चेंज करें, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब आती है बात एक्सेल की। तो एक्सेल जो है तो हम अगर एक्सेल को ड्रॉ करें तो एक्सेल इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ एल, यानी कि एक्सेल जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन अगर फ्रीक्वेंसी आपकी जीरो है तो एक्सेल भी आपका जीरो होगा। इसका मतलब एक्सेल जो होगा वो आपकी एक स्ट्रेट लाइन को शो करेगा। तो यहां से हम एक्सेल को ड्रॉ कर सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। तो ये हो गया आपके पास एक्सेल। अब अगर हम यहां से एक्सी को ड्रॉ करते हैं तो हमने इंपीडेंस की जो वैल्यू ली है वो ली है जेड इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, यानी कि अगर मैं जेड इक्वल टू लिखता हूं तो एक्सएल माइनस एक्सी होगी। इसका मतलब है कि जो आपका एक्सी होगा वो माइनस वाली टर्म होगी। अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी जीरो है यानी कि एक्सी की जो वैल्यू होती है दैट इज 1/2 पाई एफ सी। अगर फ्रीक्वेंसी आपकी जीरो है तो एक्सी की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। और ये साइन माइनस का है, ये जो हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ग्राफ हमारा कहीं यहां से यूज स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा। अगर फ्रीक्वेंसी आपकी इनफाइनाइट है तो एक्सी आपका जीरो होगा। इसका मतलब ये आपका कुछ कर्व इस तरीके से ड्रॉ होगा, दिस इज माइनस एक्सी। अब अगर हम जेड की बात करें तो जेड क्या होगा, जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, दिस इज अंडर रूट। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जीरो होगी, इसका मतलब क्या होगा कि जो जेड की वैल्यू होगी व्हेन एफ इज इक्वल टू जीरो जेड इज इक्वल टू आर, ये होगा। तो जेड इक्वल टू आर होगा, इसका मतलब जो इंपिडेंस होगा वो रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। अगर फ्रीक्वेंसी, अगर मैं इसको मान लूं कि ये आपकी सप्लाई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ये मान ले कि आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से लेस देन मतलब जब आपकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो सिस्टम क्या होगा आपका,
कैपेसिटिव होगा। अगर कैपेसिटिव होगा और पॉजिटिव वैल्यू होगी तो वो कहां से स्टार्ट करेगा, वो आपका कहीं यहां से स्टार्ट कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रेजोनेंस के इक्वल होगी तो वो कर्व कहां आएगा, यहां पहुंचेगा। इसके बाद आपका सर्किट इंडक्टिव की तरह बिहेव करेगा, तो कर्व आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये आपका जेड होगा। अगर आप एक्सएल माइनस एक्सी को ड्रॉ करते हैं तो पहले आपकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो एक्सी कहीं यहां से स्टार्ट हो रहा होगा। तो एक्सी ये स्टार्ट हो रहा होगा। जब आपकी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी उस टाइम वैल्यू जीरो हो जाएगी और उसके बाद सर्किट आपका इंडक्टिव की तरह बिहेव करेगा। तो ये आपका एक्स होगा। तो इस तरीके से हम बिहेवियर ऑफ आरएलसी सर्किट पैरामीटर को ड्रॉ करते हैं। ये एक बार पेपर में ड्रॉ करने के लिए आया था, इसलिए हमने आपको ये बनवाया है। चलिए, इसके बाद आती है बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ क्या कहलाती है, अब आप देखिए, ये आपका कोई रेजोनेंस कर्व है जो फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में है। आपने मैक्सिमम करंट को ड्रॉ किया है, तो मैक्सिमम करंट आपकी ये है। तो मैक्सिमम करंट की जब आप आरएमएस वैल्यू कंसीडर करी तो वो होती है IM/√2। IM/√2 से हमने जब इस कर्व पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो इसने इस एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट किया। वहां से जब हमने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला तो ये दो आपके पास फ्रीक्वेंसी मिली, दैट बीन F1 दैट इज F2। इन दो फ्रीक्वेंसी के बीच का जो बैंड है दैट बैंड इज नोन एज द बैंडविड्थ। ठीक है जी, तो इसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ। अब हम एक डेरिवेशन ड्रॉ करेंगे, इस डेरिवेशन में हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट डेरिवेशन है दैट इज द प्रूफ दैट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ लोअर एंड अपर हाफ फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई फ्रीक्वेंसी है, अगर आप सपोज कीजिए कोई नंबर है आपके पास, मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं। सपोज कीजिए आपके पास 3 नंबर है A, B, C। ये कहा जाए कि ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, मीन जीपी में है। अगर इसका ज्योमेट्रिकल मीन निकाला जाए तो ज्योमेट्रिकल मीन कितना हो जाएगा, V = √AC। इसी तरीके से उसने कहा है इस सर्किट में, देखिए F1, F2 एंड FR, ये जो क्या है, लोअर एंड अपर हाफ। इसको भी हम समझाते हैं कि इनको हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्यों कहा है। तो उसने कहा है कि जो आपकी F1 है, FR है और F2 है, अगर ये जीपी में होंगे तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जो होगा, दैट ज्योमेट्रिकल मीन जो होगा दैट इज FR = √F1 × F2। हमें ये चीज प्रूफ करनी है इस कंडीशन को यूज करते हुए। ठीक है जी। अब इसने कहा है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है। तो ये हाफ पावर कैसे हुई, पावर अगर हमारी होती है P = I² R, अगर ये P मैक्स है तो ये हो जाएगा I मैक्स। ठीक है जी। यहां जो हम I मैक्स यूज कर रहे हैं, हमने कौन सी कंडीशन यूज की है, करंट की मैक्सिमम की √2 का स्क्वायर इंटू R। इसको ओपन करते हैं तो I max² अपॉन 2 इंटू R, ये क्या बन जाएगा, I max² इंटू R, दैट इज P max/2। इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो फ्रीक्वेंसी है उसकी जो पावर है वो आपकी हाफ पावर हो गई। ठीक है जी। अब ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम है तो इसका नाम दे दिया हमने लोअर हाफ, और जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है उसको हमने नाम दिया अपर हाफ। यहां पावर जो हो गई वो हाफ हो गई, इसलिए इसको कहा लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, और इस वाली फ्रीक्वेंसी को हमने कहा अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। चलिए, तो इस डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए
जो हमने करंट ली है वहीं से स्टार्ट करते हैं कि आई की जो वैल्यू होगी आई इज इक्वल टू आई मैक्स बाई √2। ठीक है जी, ये वाला जो डायग्राम हमने पीछे दिखाया है वो यहां बनेगा। तो आई इज इक्वल टू आई मैक्स बाई √2। अब अगर मैं करंट निकालता हूं आरएलसी सर्किट के लिए तो ये हो जाएगा V अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। अब आई मैक्स मैक्सिमम करंट कब आएगी? जब इंपीडेंस जो होगा वो आपका आर के इक्वल होगा। ठीक है जी, हमने बताया था जब आपकी रेजोनेंस कंडीशन अकर करेगी उस कंडीशन में जो सिस्टम का इंपीडेंस होगा वो आर होगा और वो मिनिमम होगा। उस कंडीशन में जो करंट होगी वो आपकी मैक्सिमम होगी। अब यहां से V कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √2r इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। अब हम एक्सएल को लिखते हैं एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल एंड एक्सी इज इक्वल टू लिखते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी। तो मैं इसको यहां से लिखता हूं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर इज इक्वल टू √2r। अब अगर हम स्क्वायर रूट रिमूव करते हैं तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। अब अगर मैं इस आर स्क्वायर को इधर ले जाता हूं तो ये बन जाएगा ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दो में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक आर स्क्वायर बचेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे। तो ये बनेगा आपके पास ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू प्लस माइनस आर। क्यों? क्योंकि जब हमने स्क्वायर रूट हटाया है तो ये वैल्यू आपकी बनेगी प्लस माइनस। अब इस इक्वेशन के दो वैल्यू होंगी, एक प्लस आर और एक माइनस आर। तो हमने लिखा ओमेगा 1 एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू माइनस आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन लिखी हमने ओमेगा 2 एल माइनस ओमेगा 2 सी इज इक्वल टू प्लस आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम ऐड करें तो ये बन जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। एल कॉमन ले लेंगे, यहां से माइनस कॉमन लिया तो 1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा 2, 1 अपॉन सी बाहर आ जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 एल इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लें तो ये बन जाएगा ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 1 अपॉन सी। इस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। अगर हम ओमेगा 1 की वैल्यू रखते हैं तो ये आती है आपके पास 2 पाई f1 2 पाई f2 इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। f1 इंटू f2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर एल सी। अगर आपको याद हो जब हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन ड्रॉ किया था तो वहां ये वैल्यू एफ आर की आई थी। तो f1 इंटू f2 इज इक्वल टू fr, तो हम लिख सकते हैं
एफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट F1 इंटू F2। तो यहां से ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपके पेपर के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिसको आप जरूर करें। अब इस जब हमने ये किया तो इसके साथ साथ हमारे पास दूसरा वाला भी है, ठीक है ना। दूसरा वाला क्या है? प्रूव दैट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज द अर्थमेटिकल मीन ऑफ लोअर एंड अपर हाफ फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ डेरिवेशन। तो इसको देख लेते हैं। अगर हमारे पास 3 नंबर है ए बी सी और ये आपके एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू हो जाएगी वी ए प्लस सी बाई 2। यानी कि अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखता हूं तो अगर आपके पास F1 FR और F2 अगर AP में है तो आपका अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन क्या होगा? FR इज इक्वल टू F1 प्लस F2 अपॉन 2। ठीक है जी। इस डेरिवेशन को करने के लिए आपको ये जो हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 बनाई है यहां तक तो करना ही होगा। इक्वेशन नंबर 1 और 2 मैं यहां इसको दूसरे कलर की लाइन से शो कर देता हूं जिससे आपको पता रहे। यहां तक इससे पहले तो आपको करना ही होगा, ठीक है ना। ये तो आपका इस पार्ट से सेम रहेगा। अब हम आगे का करते हैं कि ऑन अब यहां से डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें इक्वेशन यूज करनी है। इक्वेशन हमने क्या बनाई थी? ओमेगा 1 एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 सी इज इक्वल टू माइनस आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 लिखी थी हमने। एंड ओमेगा 2 एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2 सी इज इक्वल टू प्लस आर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 थी, देख लीजिए, ठीक है जी। अब हमने यहां क्या किया था? ऐड किया था इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। अब हमें क्या करना है? इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास बनेगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एल माइनस, अगर हम कॉमन लें तो ओमेगा 2 माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 2r। यहां से हमने वैल्यू निकाल ली ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एल। एलसीएम लेंगे ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, ये वैल्यू आ जाएगी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 2r। अगर हम साइन चेंज करें अंदर का, माइनस कॉमन ले लें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एल प्लस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 2r। अब अगर मैं यहां से ओमेगा 2 कॉमन, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? यहां से आपका L बचेगा, यहां से आपका ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 इंटू 1 अपॉन सी बचेगा। दिस इज 2r। अगर आप लास्ट वाले डेरिवेशन से देखें तो ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 की जो वैल्यू है वो है 1 अपॉन LC। तो 1 अपॉन LC होगा तो हम इसकी जगह 1 अपॉन LC पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 L प्लस 1 अपॉन LC इंटू 1 अपॉन C 2r। तो ये LC ऊपर पहुंच जाएगा तो इसका मतलब ये बन जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 L प्लस L, C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, ये LC है, इस तरीके से C बन जाएगा इक्वल टू 2r।
सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एल प्लस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इजक्वल टू 2r अपॉन 2l, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इजक्वल टू r अपॉन l। इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई f2 माइनस 2 पाई f1 इजक्वल टू r अपॉन 2 पाई l। अगर हम 2 पाई कॉमन ले लें तो f2 माइनस f1 इजक्वल टू r अपॉन 2 पाई l। इसको आप बोलते हैं डेल्टा एफ r अपॉन 2 पाई l, और यही आपकी कहलाती है बैंडविड्थ। ये पेपर में आपको ड्रॉ करने के लिए आता है डेरिवेशन, ठीक है, तो आप इस डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जो हमने बात की थी कि जो एफ आर है वो F1 प्लस F2 के इक्वल है, तो हमें पता चल गया ये आपका डेल्टा एफ है। इसका मतलब अगर हम पीछे वाली स्लाइड में चलते हैं तो हमें ये जो डिस्टेंस मिली बीच की वो आपकी क्या मिली, डेल्टा एफ। देखिए ये जो डिस्टेंस मिली ये मिली हमें डेल्टा एफ। अगर हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करें तो ये डेल्टा एफ बाई 2 हो जाएगा और ये डेल्टा एफ बाई 2 हो जाएगा। यानी कि अगर मुझे F1 की वैल्यू लिखनी होगी तो F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, F1 इक्वल टू एफ आर। अगर मैं इस एफ आर में से ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूं माइनस डेल्टा एफ बाई 2 तो ये वैल्यू मिल जाएगी। अगर एफ आर में मैं ऐड कर दूं तो F2 की वैल्यू मिलेगी एफ आर प्लस डेल्टा एफ बाई 2, यानी कि मुझे ये दो वैल्यू मिलती हैं। तो हम यहां से लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू एफ आर माइनस डेल्टा एफ बाई 2 एंड F2 इज इक्वल टू एफ आर प्लस डेल्टा एफ बाई 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 ऑन एडिंग इक्वेशन 3 and 4 we get F1 plus F2 is equal to 2FR and FR is equal to F1 plus F2 upon 2 जो हमें प्रूफ करना था। तो यहां से ये बहुत सिंपल तरीके से आपको ये डेरिवेशन कराया गया है, ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो हमने ये वाला जो डेरिवेशन है ये यहां कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब बात आती है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर आपका सीरीज सर्किट के लिए क्या होता है। तो अगर हम क्वालिटी फैक्टर की बात करते हैं तो क्वालिटी फैक्टर सीरीज सर्किट के केस में डिफाइन होता है वोल्टेज मैग्निफिकेशन से। इट इज डिफाइन एज वोल्टेज मैग्निफिकेशन इन द सर्किट, ठीक है ना। अब वोल्टेज मैग्निफिकेशन आपका कैसे हो रहा है इसको हम समझ लेते हैं। ये हमने कोई रेजिस्टेंस, ये इंडक्टर, ये आपका कैपेसिटर, यहां हमने एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का सोर्स लगाया हुआ है आर एल सी, यहां वी आर, वी एल और ये वी सी, ये आपका वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का सोर्स है, ठीक है जी। चलिए अगर हम क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करते हैं तो क्वालिटी फैक्टर कहलाता है मैग्निफिकेशन इन वोल्टेज। अब मैग्नीफाई कैसे हो रहा है, सपोज कीजिए जब आपके सिस्टम में रेजोनेंस अकर किया था तो उस कंडीशन में एक्सएल की वैल्यू एक्ससी के इक्वल थी, यानी कि जेड की वैल्यू आर थी और ये मिनिमम थी, तो आई इज इक्वल टू होता है वी अपॉन जेड। जेड मिनिमम होगा तो आई मैक्सिमम हो जाएगा। आई जब मैक्सिमम होगा तो इसका मतलब होगा कि जो ये वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट करेगा इंडक्टर के और कैपेसिटर के अक्रॉस, ठीक है जी, तो वो क्या होगा, इस सप्लाई वोल्टेज का मैनी टाइम्स होगा, ठीक है, जिसको आप बोलोगे क्वालिटी फैक्टर। यानी कि क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस एल
और सी अपॉन सप्लाई वोल्टेज। ठीक है जी। अब वोल्टेज अक्रॉस कितना होगा, VL होगा या VC होगा, और सप्लाई वोल्टेज भी होगा। अगर हम VL माने तो I इंटू एक्सएल होगा, और ये कितना होगा, I इंटू R होगा, क्योंकि जब रेजोनेंस अकर करेगा उस टाइम पे सप्लाई वोल्टेज V इक्वल टू I इंटू जेड होगा, और जेड कितना होगा, R होगा। तो I से I कैंसिल आउट हो जाएगा। अब एक्सएल की वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई एफ एल। ये अगर कर रहा है रेजोनेंट पे तो ये एफ आर हो जाएगा आर। तो एफ आर की वैल्यू अगर हम पुट करें तो 2 पाई एल अपॉन आर इंटू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन सी। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये एल अगर हम अंडर रूट में ले जाएं तो 1 अपॉन आर तो बाहर रह जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर बन जाएगा, और ये एल सी, एक स्क्वायर से एक कैन, तो क्यू फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी, क्यू फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर अंडर रूट एल अपॉन सी। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ए के टी यू के पॉइंट से। किसके पॉइंट से, ए के टी यू के। क्यों, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो यहां से हम ये क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 2 नंबर में कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर एंड सेलेक्टिविटी। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो क्वालिटी फैक्टर और सेलेक्टिविटी, क्यू फैक्टर और सेलेक्टिविटी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बैंडविड्थ के। अगर आपका क्वालिटी फैक्टर हाई होगा तो बैंडविड्थ जो होगी वो आपकी वाइडर होगी। ठीक है ना। तो इस रिलेशनशिप को आप याद रखना। ये रिलेशनशिप आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे पूरे हैं। यहां से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर बन सकता है। इसके बाद क्वेश्चन कहता है 2 नंबर का कि सीरीज रेजोनेंस को हम वोल्टेज रेजोनेंस क्यों कहते हैं। तो सीरीज रेजोनेंस को वोल्टेज रेजोनेंस हम इसलिए कहते हैं, सीरीज रेजोनेंस इज कॉल्ड वोल्टेज रेजोनेंस। तो वोल्टेज रेजोनेंस हम क्यों कहते हैं, जब आपके सीरीज सर्किट में रेजोनेंस अकर करता है उस कंडीशन में जो करंट होती है वो आपकी मैक्सिमम फ्लो करती है ड्यू टू द लो इंपीडेंस, और ये जो करंट फ्लो करती है ये आपके इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट करती है, इसलिए यहां वोल्टेज का मैग्निफिकेशन होता है, इसीलिए हम इसको वोल्टेज रेजोनेंस भी बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सीरीज रेजोनेंस है वो आपका एक्सेप्टर सर्किट क्यों कहलाता है। तो एक्सेप्टर सर्किट इसलिए कहलाता है पर्टिकुलर रेजोनेंट की कंडीशन पे आपके सिस्टम में जो करंट फ्लो करती है वो मैक्सिमम करंट फ्लो करती है। दैट्स मीन जो सिस्टम है आपका वो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल को पास होने देता है। ठीक है ना। मीन उस पर्टिकुलर ही कंडीशन पर वो आपके सिग्नल को एक्सेप्ट करता है, इसलिए उसको हम एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं। दूसरा एप्लीकेशन आपका रेडियो ट्रांसमीटर
और रिसीवर में हम रेजोनेंस को यूज करते हैं। तो ये आपके छोटे छोटे 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपके यहां से पूछे जा सकते हैं, ठीक है, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब यहां से जो क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं, ठीक है ना, सबसे पहले तो आपको डेरिवेशन करने हैं। जो ये क्वेश्चन बनते हैं ये क्वेश्चन बहुत सिंपल बनते हैं। कैसे, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूं। क्या बनेगा, आपको आर गिवन है 10 ओम, एल गिवन है 1 हेनरी, 8 माइक्रोफेरेड, यानी कि 8 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड। आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एफ आर इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 1/LC। तो 1/2 अंडर रूट 1/LC 0.1 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻6। तो अगर मैं इसको लिखूं तो 1/2 अंडर रूट 10⁻7 हो जाएगा। ऊपर जाके अगर पॉइंट हटा दें तो ये बन जाएगा 8। तो इसको बना लेते हैं 8 10⁸ ठीक है जी। तो 10⁸ को करेंगे तो ये बन जाएगा 10⁴/2 अंडर रूट 80। तो 10⁴ को डिवाइड करते हैं हम अंडर रूट 80 से, फिर आंसर को डिवाइड करते हैं 2 से। तो ये वैल्यू आ जाती है आपके पास 177.94 हर्ट्ज। इसके बाद उसने कहा कि क्यू फैक्टर कैलकुलेट कीजिए। तो क्यू फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, 1/r अंडर रूट L/C। तो 1/r का मतलब 1/10, L का मतलब 0.1 और 8 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 1/10, ऊपर जाएगा 0.1 इंटू 10⁻6/8। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/10 अंडर रूट, ये आ जाएगा 10 इंटू 15 और ये बन जाएगा 4/8, यानी कि 10⁻10 अंडर रूट 10/8, यानी कि 10 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 10/8, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 8 उसका स्क्वायर रूट, उसको मल्टीप्लाई करें हम 10 से तो ये आ जाएगा 11.18। तो क्यू फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 11.18। इसके बाद आपको हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ये आपका सेकंड पार्ट है। और अगर आपको थर्ड पार्ट कैलकुलेट करना है तो थर्ड पार्ट हो जाएगा F1 इक्वल टू एफ आर माइनस डेल्टा एफ है नहीं हमारे पास, तो R/2πL। तो एफ आर की वैल्यू 177.94 माइनस R10/2π, L की वैल्यू 0.1 है तो ये 100 हो जाएगा। 100 को 2π से डिवाइड कर देते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 2π, दैट विल बी 15 माइनस 50, ये माइनस 177.94, दैट वैल्यू विल बी 100 divided by 2π minus 177.94। ये आ गया आपके पास। F1 की वैल्यू आ जाती है 162.02 एंड सिमिलर तरीके से F2 इक्वल टू आ जाएगा एफ आर प्लस R/2πL। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 177.94 प्लस 10/2π इंटू 0.1।
पॉइंट से पॉइंट हटाओगे ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 100 डिवाइडेड बाई 2 पाई प्लस 177.94, तो ये आ जाता है आपके पास 193.85 हर्ट्ज। तो कई बार आपका इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है ना, जो सीधे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो आप इन न्यूमेरिकल्स को जरूर लगा के जाएं। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं वो इस पे बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल्स मैं और करा देता हूं आपको, ठीक है ना। ये देखिए, ये क्वेश्चन कहा गया है, ए 100 मिली हेनरी coil is connected in series with a loss free capacitor to a variable frequency source. The current is the has the maximum value of 0.2 at frequency of this. अब इसने क्या कहा कि करंट जो है वो मैक्सिमम फ्लो कर रहा है, ठीक है जी, करंट जो है वो मैक्सिमम फ्लो कर रहा है जिसकी वैल्यू 0.2 है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 100 किलो हर्ट्ज है। इसका मतलब इसने जो सर्किट कहा है, कॉयल कहा है, तो इसका मतलब एक रेजिस्टेंस होगा और एक ये होगा और ये कैपेसिटेंस। इस तरीके से ये इसने कॉयल बोल दिया इसको, जिसका एल दिया हुआ है इन्होंने 10 मिली हेनरी, यानी कि 10 इंटू 10⁻³ हेनरी। वोल्टेज इसने दे दिया 20, कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। करंट दिया मैक्सिमम करंट आई मैक्स इज इक्वल टू 0.2 और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है 100 किलो हर्ट्ज, यानी कि 100 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज, यानी कि 10⁵ तो अगर आपको पता है सीधा सीधा सा एफ आर इज इक्वल टू होता है 1/2 पाई √L/C, ठीक है जी। एफ आर दी 10⁵, 1/2 पाई √10 इंटू 10⁻³ अगर आप यहां से इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻10 इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू 10⁻²C, ठीक है जी। तो C इधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 1/2 पाई इंटू 10⁻² इंटू 10⁻10, यानी कि 1/2 पाई इंटू 10⁸। ये 4 पाई हो जाएगा। जब हम इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, यानी कि C इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर इंटू 10⁸। ये कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। अब उसने कहा कि क्यू फैक्टर कितना होगा। अब क्यू फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्यू फैक्टर। अब क्यू फैक्टर होता है वोल्टेज अक्रॉस द कॉयल। तो वोल्टेज अक्रॉस द कॉयल कैसे निकलेगा, आई इंटू एक्सएल। एक्सएल इज इक्वल टू कितना होता है 2 पाई एफ एल। तो 2 पाई एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है 100 किलो हर्ट्ज, एल की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 मिली हेनरी। एक्सएल हो जाएगा 2 पाई एफ एल, एल की वैल्यू 10 इंटू 10⁻³ 2 पाई 10⁵ इंटू 10⁻², ठीक है जी। तो ये आ जाता है आपका
2 की पावर 7, 2 पाई इंटू 10 की पावर 7 इंटू, ये एक्सेल की वैल्यू आ गई, और यहां से आप VL निकाल सकते हैं। तो VL आ जाएगा आपके पास 2 पाई इंटू 10 टू पावर 7 इंटू 0.2, यानी कि 10, ये बनेगा माइनस वाली 2, ये -2 है, तो ये बन जाएगा 3, 10 की पावर 3 इंटू 0.2, तो ये आ जाएगा आपके पास वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर VL इज इक्वल टू, ये आ गई वैल्यू 1256.6, और यहां से सप्लाई वोल्टेज आपको कितना गिवन है, V 20 वोल्ट। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1256/6/10, दैट इज 125.6। अगर आपको हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करनी है, तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करने के लिए नहीं, यहां हमारे से थोड़ी सी गलती हुई। ठीक है ना, गलती ये हुई है, चलिए इस क्वेश्चन को हम दोबारा से कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम यहां रब कर देते हैं और इसको दोबारा से कर लेते हैं, ये वाला पोर्शन। जो हमने सी की वैल्यू निकाली है वो तो हमने सही निकाली है, सी की वैल्यू हमारे पास सही थी। हमें करंट की वैल्यू निकाल, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी थी। तो रेजिस्टेंस हमारे पास कैसे निकलेगा, तो रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं क्या, जब आपके सर्किट में रेजोनेंस अगर करता है तो उस टाइम जो करंट फ्लो करती है वो होती है I इक्वल टू V अपॉन जेड, और जेड की वैल्यू होती है R, तो V अपॉन R हो जाएगा, यानी कि ये करंट हो जाएगी मैक्स करंट। तो मैक्स करंट आपको दी है 0.2, V की वैल्यू दी है 20 और R की वैल्यू ये, तो यहां से R की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास 20 अपॉन 0.2, तो ये आ जाएगी R इक्वल टू 100 ओम। ठीक है ना, तो यहां से अगर आप Q फैक्टर निकालते हैं तो Q फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा 1/R अंडर रूट L/C। तो 1/R की वैल्यू 100, L की वैल्यू 10 की पावर -2, C की वैल्यू हमने निकाली ये कितनी है 1/this, तो ये रखोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू 10 टू पावर 8। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 62.83, ये वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है जी, अब आपको हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करना था, तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज होता है F1 इक्वल टू FR माइनस डेल्टा F बाई 2, या हम लिख सकते हैं F1 इक्वल टू FR माइनस R अपॉन 2 पाई L। तो F1 इक्वल टू होता है 100 माइनस R की वैल्यू 100 अपॉन 2 पाई इंटू 10 टू पावर -2। तो यहां से जो हमारे पास वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू 99.204
किलो हर्ट्ज, और F2 की जो वैल्यू होगी दैट इज FR प्लस R अपॉन 2πL। तो ये आ जाएगी F2 इज इक्वल टू 100.79 किलो हर्ट्ज। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम ये वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस लेक्चर काफी लंबा हो गया है, ठीक है ना, पर थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब कहा है कि एक वोल्टेज अक्रॉस आर एल सी कनेक्टेड इन सीरीज आर दिस एंड दिस। ठीक है जी। उसने आपको वोल्टेज दे दिया, यानी कि V दिया है। ठीक है जी। V की जो वैल्यू होती है अगर हम उससे निकालें तो VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। जब हमने RLC सर्किट पढ़ा था तो हमने सप्लाई वोल्टेज कैलकुलेट किए थे इस तरीके से। तो VR की वैल्यू है आपके पास 5 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 का स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगी √25 प्लस 4 यानी कि √29। कैलकुलेट द सप्लाई वोल्टेज एट calculate the value of supply voltage at 50 hertz. Also find the frequency at which circuit would resonate. ठीक है जी। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि अपना सप्लाई वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो सप्लाई वोल्टेज तो आपका ये आ गया सीधे सीधे। अब आपको वो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है जिस पे वो रेजोनेट करेगा। ठीक है जी। तो आपको पता है कि जब सिस्टम में आपका रेजोनेंस अगर करता है तो VL इक्वल टू VC होता है। तो I इंटू XL और I इंटू XC। ठीक है जी। तो XL को हम क्या लिख लेते हैं, I इंटू ओमेगा एल, और यहां क्या लिख लेते हैं, हाँ चलिए ठीक है। तो VL को हम लिखते हैं I इंटू XL। ठीक है जी। और XL को क्या लिखते हैं हम 2πFL। इसी तरीके से VC को लिखते हैं हम I इंटू XC और इसको लिखते हैं I अपॉन 2πFC। ठीक है जी। ये दोनों चीज हो गए। अब अगर हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें, VL को VC से डिवाइड कर दें, तो क्या आ जाएगा VL अपॉन VC। तो I इंटू 2πFL अपॉन ये I आ जाएगा और ये हो जाएगा √2πFC। I से I कैंसिल आउट हो जाएगा। VL की वैल्यू आपको गिवन है 8, ये गिवन है 10 इज इक्वल टू 4π स्क्वायर F इंटू LC। ठीक है जी। तो यहां से हम गड़बड़ हुआ क्या, F, तो इन्होंने हमें हाँ फ्रीक्वेंसी दी गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास 50 हर्ट्ज। तो ये आ जाएगा 0.8 इक्वल टू 4π स्क्वायर इंटू 50 इंटू LC। तो यहां से हम LC की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और LC की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 8.1 इंटू 10⁻⁻⁶। जब हमें LC मिल जाएगा तो हमें पता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/2π√1/LC। जब हम यहाँ LC की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी दैट इज 55.9 हर्ट्ज। तो इस तरीके से हम इस पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम पैरेलल रेजोनेंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इलेक्ट्रो क्लासेस को। आज हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।